अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन को बड़ी डिटेल से स्टडी किया था और अभी हम जस्ट उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने सेल मेम्ब्रेन को नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल से सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टडी कर सकती हैं। सबसे पहले जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है और सेल मेम्ब्रेन के शेप, जो सेल का जो शेप है वो मेंटेन करता है। ये हमारे पास प्रोटेक्शन करता है सेल की और सेल के ओवरऑल शेप को मेंटेन करता है। इसलिए हमने लिखा है कि ये एक एनवेलप की तरह, जिस तरह लेटर के ऊपर एनवेलप होता है, ये एनवेलप के तौर पे काम करता है। प्रोवाइड्स, क्या क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, ये सेल को स्ट्रेंथ देता है, सेल को शेप भी देता है, उसको सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्शन भी देता है। तो हमारे पास जो है सेल क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, स्ट्रेंथ देता है, शेप और सपोर्ट भी देता चला जाता है और ये एनवेलप की तरह। इसके अलावा हमारे पास सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल जो होता है, सेमी परमिएबिलिटी जो होती है, परमिएबिलिटी ये दो तरह की होती है। एक हमारे पास होता है डिफरेंशियली परमिएबल होता है, दूसरा हमारे पास होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। डिफरेंशियली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन को कौन बनाता है? वो लिपिड बनाता है। ये डिफरेंशियली परमिएबल क्या होता है यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हमने सेल मेम्ब्रेन में ओवरऑल ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे ये बताएंगे कि कौन है जो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल बनाता है। तो वो लिपिड है। लिपिड मेक डिफरेंशियली परमिएबल वाइल प्रोटीन मेक सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सिलेक्टिवली परमिएबल कौन बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है और लिपिड इसको डिफरेंशियली। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होती है तो हम मेरी प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वहाँ से आप क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेल्स बाउंड्री। ये सेल की बाउंड्री है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, जहाँ पे ये सेल के अंदर ये जो कंटेंट है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के बाहर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है जो यहाँ के कंटेंट को बाहर से डिफरेंशिएट कर रही है। जैसे आपके घर की एक बाउंड्री है, दीवार है, जो बता रही है कि आपके घर की हद ये है, बाहर वाली चाहे आपके घर के सामने रोड है, नदी है, आपके घर के सामने कोई गली जा रही है, तो उससे वो डिफरेंशिएट करती है, बाउंड्री है। इसी तरह ये भी सेपरेट द सेलुलर कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। बास प्रोटीन्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, यहाँ पर पड़ी होती हैं और वो रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। जब भी बाहर से कोई स्टिमुलस आती है तो ये उसको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इधर से रिसीव करती हैं उसको और इधर से जो है वो क्या करती हैं? वो सिग्नल भी भेजती हैं सेल को कि फलां चीज़ आई हुई है। हर रिसेप्टर का अपना अपना शेप होता है और हर एक स्टिमुलस के लिए अपना अपना रिसेप्टर होता है। तो हमेशा हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं, ये हमेशा, जिनको पेरिफेरल प्रोटीन भी हमने कहा था, ये वो प्रोटीन होती हैं जो सेल के इस तरफ, मतलब सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ अटैच होती हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन के, तो ये काम करती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ये ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेट। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, बास हमारे पास जो है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये क्या करते हैं? ये रिसेप्टर साइट की तरह काम करते हैं। जैसे हार्मोन रिसेप्टर साइट वगैरह, तो ये भी काम करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन, सेल के अंदर चीज़ें आती रहती हैं और सेल से बाहर निकलती रहती हैं। अगर ये सेल है, सेल के सामने कोई सी चीज़ है जिसने अंदर आना है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसको सेंस कर लेगी और ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और ये मटेरियल इधर आ जाता है। फिर सेल क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन की ये जो दीवार है या सेल मेम्ब्रेन खुद है, ये क्या करती है? इस तरह इसको पिंच इन कर देती है
और यहाँ से क्या हो जाता है, ये टूट जाता है और यहाँ पे ये मटेरियल, इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल ने मटेरियल को अंदर लिया है। अगर ये मटेरियल जो है वो लिक्विड है तो इस एंडोसाइटोसिस का नाम है पिनोसाइटोसिस, या इसको ड्रिंकिंग ऑफ द सेल कहते हैं। अगर ये सॉलिड चीज़ है, जैसे हम लिक्विड को पीते हैं तो हम मुंह से ही ले रहे हैं, लेकिन हम एक अलहदा नाम रहे कि गिलास पानी का हमने पिया, रोटी हमने खाई। इसी तरह यहाँ पर भी पिनोसाइटोसिस और फैगो का मतलब ईटिंग एंड पिनो मीन्स ड्रिंकिंग। तो सेल क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है। अगर ये मटेरियल क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, तो ये क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस भी सेल मेम्ब्रेन ही के थ्रू होता है। जब भी कोई मटेरियल जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, हम जानते हैं कि सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनकी कंपोजिशन भी हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ मिलती जुलती है। 99.99% जो है ये सेम होती हैं। ये मटेरियल यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है तो पहुँचने के बाद ये इसको सेल मेम्ब्रेन को टच करता है। अब सेल मेम्ब्रेन से और इसके दरमियान सुराख निकलता है और यहाँ से मटेरियल बाहर की जानिब चला जाता है। जब ये खाली हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे थोड़ा सा तनाव लेती है, यहाँ पे ये अपने आप को खींचती है और ये वाला हिस्सा जो है ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। इसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके अलावा रेगुलेट द सेल होम्योस्टेसिस। सेल जो है ये अपने आप यानी सेल के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन है, साइटोप्लाज्म है, उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए बाज़ चीज़ों को बाहर से अंदर आना पड़ेगा, बाज़ चीज़ों को अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। आपको लगेगा ऐसे कि सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, बहुत कम चीज़ें अंदर और बाहर आ जा रही होंगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो तमाम की तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो सेल को ज़रूरी है, या वो तमाम की तमाम चीज़ें जो सेल को ज़रूरत नहीं है, सेल निकालना चाहता है, वो निकलती रहती हैं इन दो प्रोसेस के थ्रू। तो इसलिए हमने लिखा है टू मेंटेन इंटरनल साइटोप्लाज्मिक कंडीशंस, इस इंटरनल साइटोप्लाज्मिक कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो क्रॉस करती रहती हैं सेल मेम्ब्रेन को, बाहर और अंदर भी आती रहती है, बाहर में। जैसे न्यूट्रिएंट्स ने सेल के अंदर आना है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएंगी। इसके अलावा टू एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं जो एक्सेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं या अनवांटेड होते हैं, उनको सेल से निकलना पड़ता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउट जाती हैं। इसके अलावा कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे वो सेल के बनते हैं, जैसे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के सेल्स के अंदर जब ये चीज़ें बनती है तो जाहिर सी बात है टारगेट साइट्स तक जाने के लिए इन सेल से निकलनी चाहिए, और जिन सेल्स के पास जाना चाहिए उन सेल्स के अंदर एंटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन को रेगुलेट, यहाँ पे सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए एक सेल से निकल के जा रही हैं और टारगेटेड सेल्स के अंदर एंटर हो रही हैं। इसके अलावा बाज़ ऐसे हमारे पास जो है कंडीशंस आती हैं जिसमें सेल के अंदर और बाहर आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि हमारे पास मसल्स की ये नर्व इम्पल्स में आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर भी हमारे पास पोटाशियम और सोडियम आयंस की एक्सचेंज होती है, तो उधर भी ये हमारे पास ये काम हो रहा होता है टू जनरेट आयनिक ग्रेडियंट या आयनिक कंसंट्रेशन। इसके अलावा सुइटेबल पीएच को मेंटेन करने के लिए भी कुछ आयंस जो है अंदर बाहर आ रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे और साइटोप्लाज्म को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।